स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एंटिटी ए एक्वायर्ड है सब्सिडरी, सब्सिडरी को एक्वायर किया एंटिटी ए ने, और सब्सिडरी का नाम क्या, एंटिटी बी, यानी एंटिटी ए ने एंटिटी बी को एक्वायर किया ड्यूरिंग द ईयर। समराइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द consolidated statement of profit and loss and balance sheet is provided together with some supplementary information। तो ध्यान रहे ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ना, ये consolidated statement of profit and loss है, ये आपको ध्यान देना है। फिर नीचे आप देख सकते हो consolidated बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है, एंड आगे फिर हमें दिया हुआ है अदर इन्फॉर्मेशन। ये अदर इन्फॉर्मेशन ये है कि सारे शेयर्स एंटिटी बी के एक्वायर कर लिया गया एंड उन्हें पेमेंट किया कितना, 74,000 कैश में हमने उन्हें पेमेंट कर दिया। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज एज्यूम, ये सारा हमें बता दिया कि ये सारा हमने एक्वायर किया। एंड ध्यान से समझना, ये जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने एक्वायर किए हैं ये इस बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये कॉन्सोलिडेटेड है, यानी इस बैलेंस शीट के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको ये समझना है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन है, और हमें अभी बनाना क्या है, डेफिनेट सी बात है, हमें यहाँ पर बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया होगा, ये देखिए कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, हमें कैश फ्लोज यहाँ पर बनाना है। तो चलिए, कैश फ्लोज बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझा दूं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पिछला क्वेश्चन भी किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा है, तभी आपको ये आइडिया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि एकदम डिटेल में नहीं जा सकते अभी हम। तो यहाँ पर मेरी बातों को समझे, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना हद तक हो सके मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बनाते हैं वो एक्रूवल बेसिस में बनाते हैं। एक्रूवल बेसिस यानी सेल्स अगर आपने क्रेडिट में किया हो या सेल्स आपने कैश में किया हो, आप पूरा दिखाओगे, रेवेन्यू आप पूरा दिखाओगे, है ना। एक्सपेंडिचर एक्रूवल है, मतलब पेमेंट अगर नहीं हुआ तो भी हम एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, यानी हम एक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। में मैटर नहीं करता कि हमने कैश का पेमेंट या रिसिट हुआ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम क्या बना रहे हैं, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो वही सारे आइटम्स को कंसिडर करोगे जहां पर कैश का आना जाना हुआ है। कैश फ्लो का मतलब ही क्या, ये इधर कैश इनफ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हुआ है, यानी जहां पर कैश ट्रांजेक्शन है वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं, अदर देन कैश ट्रांजेक्शन आपके कैश फ्लो के अंदर नहीं आने वाले। तो आप समझिए, ये जो रेवेन्यू होगा, डेफिनेट सी बात है, ये रेवेन्यू तो जो होगा ये क्रेडिट सेल भी होगा, क्या पता है इसके अंदर कैश सेल भी होगा इसके अंदर। तो हमें तो ओवरऑल ये देखना है कि कैश रेवेन्यू के सोर्स से क्या कैश आया क्या गया, हमें वो चेक करना पड़ेगा, है ना। यानी अल्टीमेटली मैं इसी का हेल्प लेके मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे ये डिटरमाइन कर सकूं कि क्या कैश इनफ्लोस आ रहा है, क्या कैश आउटफ्लोस आ रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा चीज एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो आप समझिए मेरी बातों को, रेवेन्यू 3,80,000 का, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये सेल्स है, ये सेल्स है बोथ कैश एंड क्रेडिट, है ना। आपने इतने का सेल किया, पर जरूरी थोड़े ना कि 3,80,000 रुपीज आपके पास आ ही गया पैसा। क्या पता आपके पास पैसा कम आया हो, या क्या पता ये तो पूरा आया, पुराना पैसा भी आपसे आपको जो मिलना है वो भी आ गया होगा। तो इसके लिए हमें मदद लेना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर हम सेल करेंगे या तो हमारे पास कैश में आ जाएगा पैसा, और अगर पैसा नहीं आया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कहां पर, ट्रेड रिसीवेबल्स में। अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो वो रिफ्लेक्ट कहां करेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा कहां पर, ट्रेड रिसीवेबल्स में हमें पहुंचना पड़ेगा। तो मैं वहीं आपको लेके चलता हूं। तो आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स हमें यहां पर दिया हुआ है, हमें यहां पर ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2001 में हमारा 50,000 हमें मिलना था पार्टी से, यानी 2001 यानी लास्ट ईयर, ये 2002 की बात हो रही है। यहां पर ध्यान देना, ये 2002 की बात हो रही है, ठीक है। 2001 में हमें 50,000 पार्टी से मिलना था, पर 2002 में हमें 54,000 पार्टी से मिलना है। तो आप ये कहोगे अच्छा पिछले साल 50,000 पार्टी से मिलना था और इस साल 54,000 पार्टी से मिलना है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो भी डिफरेंस है आप इसको एडजस्ट करना चाहोगे। पर रुक जाओ एक बात, मुझे आपको एक और बात बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपने एक बिजनेस एक्वायर किया, हमने एक एंटिटी को एक्वायर भी किया, एंड एंटिटी को जब हमने एक्वायर किया तो उससे भी हमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म डेट, ये सर बहुत सारे आइटम्स हमें मिले हैं उससे भी। तो आप ये समझिए, यहां पर आप देख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000 का, समझने की कोशिश करो। ये ट्रेड रिसीवेबल्स 8,000 का जो है हमें मिला है, पैसा नहीं आया, ये हमने किसी से लिया है, एग्रीड, ये हमने लिया यहां पर। तो आप यहां पर ये देखिए कि 8,000 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस 54,000 में क्या वो 8,000 इंक्लूडेड नहीं है, यस है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो ऑब्वियसली बात है वो 8,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मैं उस 8,000 को हटा दूं, क्योंकि उसको हम हटाएंगे वो साइड में, वो तो आपने बिजनेस एक्वायर किया, उससे आपका कोई कैश फ्लोस वगैरह नहीं हुआ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 54,000 दो पार्ट्स में, एक तो आपका हो गया 46,000 और एक आपका हो गया 8,000।
ये 8,000 हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी बिजनेस एक्वायर करने पर हमारे 8,000 है, तो इसके बारे में एक बार हम बात नहीं करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे अलग से। हम अभी पूरा ऑपरेशन का बात करें कि क्या कैश का आना जाना हुआ। हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल्स अप एंड डाउन कब होता है। मान लीजिए मुझे पार्टियों से 50,000 रुपीज मिलने, अब अचानक से मुझे पता चला मुझे पार्टियों से 45,000 मिलना है, मतलब क्या है कि मुझे 5,000 मिल चुका है, तभी तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स गिरेगा। पर यहां पर मैं ब्रेकअप क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 8,000 मुझे मेरा 8,000 जो एक्स्ट्रा से इसको बढ़ा रहा है, ये पैसा मुझे मिला नहीं, ये तो मैंने बिजनेस एक्वायर किया तो ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे हाथ में आए, तो इसलिए मुझे इसको सेपरेट करना है ना। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट, ये कोई पैसा आया या गया नहीं है ना, पैसा कोई हमने सेल नहीं किया। ये क्या ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, क्या ये ट्रेड रिसीवेबल्स सेल करने की वजह से बढ़ा? नहीं, गलत जवाब है। ये सेल की वजह से नहीं बढ़ा, ये उसका पुराने वाले का जिसका हमने बिजनेस एक्वायर किया उसका ट्रेड रिसीवेबल से। और यहां पर जबकि कॉन्सोलिडेटेड है, तो मेरा कहना ये कि हम इस 8,000 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो या इनफ्लो की वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये बिजनेस एक्वायर करने की वजह से रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ये बिजनेस हमने एक्वायर किया इसलिए हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, मतलब यहां पर कोई कैश का अप एंड डाउन की वजह से नहीं हुआ। पर अदरवाइज अगर हम देखें, अगर इसको मैं हटा दूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मतलब अल्टीमेटली ये 54,000 है ही नहीं, रियलिटी में ये 46,000 है। 46,000 प्लस 8,000, 8,000 तो हमने बिजनेस एक्वायर किया। तो आप अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं रिलेट कर पाऊंगा। मैं क्या रिलेट कर पाऊंगा कि 50,000 मुझे मिलना था लास्ट ईयर, अब इस साल मुझे 46,000 मिलना है, मतलब मुझे पुराना पैसा भी 4,000 रिसीव्ड हुआ है ना। पुराना रुपीज 4,000 रिसीव हुआ। लेकिन अगर अब ये 8,000 भी ले लेते तो गलत हो जाता। क्या ये 8,000 आपका, अगर 50 से 54,000 को आप कंपेयर करते तो आप क्या कहते पता है, पुराना रिसीव नहीं हुआ, उल्टा हमारा और पैसा ब्लॉक हुआ। पर ऐसा नहीं है, ये 8,000 आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का है, तो उसे साइड करना पड़ेगा, बिजनेस एक्वायर करने की वजह से है। तो अल्टीमेटली मेरा कंपेरिजन रहेगा 50,000 और 46,000, 54,000 नहीं रहेगा, क्योंकि 8,000 जो है वो बिजनेस एक्वायर करने की वजह से है, उसे मैं साइड करूंगा। तो अल्टीमेटली अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखिए मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनेगा। 50,000 मुझे लास्ट ईयर मिलना था, इस साल मुझे मिलना है 46,000, है ना। तो डेट मीन्स व्हाट, मैंने इस साल जो सेल किया है वो सारे पैसे तो मेरे पास आए। अगर सारे पैसे मेरे पास नहीं आती तो मेरे रिसीवेबल्स बढ़ता ना, मेरे रिसीवेबल्स तो बढ़ने की जगह घटा है। रिसीवेबल्स कम होने का मतलब क्या, पुराने सारे अभी के करंट के तो सारे पैसे आए हमारे पास, साथ में पुराने पैसे भी आए। पुराने कितने हैं, 50,000 से 46,000 हो गया, मतलब पुराना 4,000 भी आया। तो डेट मीन्स व्हाट, डेट मीन्स ये कि 3,80,000 करंट सेल का पैसा तो पूरा आई, साथ में 4,000 भी आया हमारा पुराना पैसा, यानी करंट पूरा पैसा आया और 4,000 पुराना जो मिलना था 50,000, पुराना जो मिलना था 50,000, अब 46,000 मिलना, मतलब 4,000 हमारा और आया। यानी डेट मीन्स हमारा पैसा आया 3,84,000 रेवेन्यू से, है ना। रेवेन्यू से कैश इनफ्लो आया 3,84,000, 3,80,000 ही है। बस गड़बड़ क्या हो जाता, अगर अभी 8,000 को भी कंसिडर कर लेते तो प्रॉब्लम वाली बात होती, तब गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए मैंने इस 8,000 को साइड किया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं बाकी जगह पे भी एक बार साइड कर ही दूंगा अगर कुछ है तो। जैसे मुझे इन्वेंट्री को साइड करना चाहिए, इन्वेंट्री 4,000 है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि देखिए ये इन्वेंट्री 30,000 है ही नहीं, देखा जाए तो ये कितने का, 26,000 का इन्वेंट्री। क्यों, क्योंकि 4,000 तो जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से आया, 4,000 जो यहां पर आया वो बिजनेस कॉम्बिनेशन से आया, है ना, आपको ये समझना है। तो इसलिए आपका अल्टीमेटली 26,000 का ही हमारा इन्वेंट्री है अभी का करंट में। और मैं ठीक करूंगा एक ट्रेड पेबल्स को, एक बार कर लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेड पेबल्स आप देख सकते हो, हमने 32,000 बिजनेस को एक्वायर किया, तो 32,000 का ट्रेड पेबल्स हमारा आया, तो मतलब अल्टीमेटली 36,000 का ही ट्रेड पेबल्स हमारा है, बाकी 32,000 तो बिजनेस एक्वायर करने की वजह से है, क्योंकि उसे हम कंसीडर नहीं कर सकते। उसे हम कंसीडर कर लेंगे तो हमें कैश का आउटफ्लो इनफ्लो का पता नहीं चलेगा, है ना। अभी आप ये ट्रीटमेंट देखिएगा तब आपको और क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर आप देखिए, अब आगे की मैं बात करूं, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये कि मैंने इतने का माल मैंने खरीद के बेचा होगा, समझ लो मैंने इतने का माल खरीद के बेचा, यानी ऑब्वियस सी बात है, मैं बेचूंगा खरीदूंगा तभी तो मैं बेच पाऊंगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 2,20,000 का मैंने खरीदा होगा और बेचा होगा, लेकिन क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने पूरा 2,20,000 खरीदा ही नहीं, मेरे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ा हुआ था, उसका मैंने यूज किया। मतलब हमने तो, ये कॉस्ट ऑफ सेल है हमारा। अगर मान लो मेरे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो मैंने तो करंट ईयर में परचेज ही नहीं किया। अगर मैं करंट ईयर में परचेज करूंगा तभी तो मेरा पैसा लगेगा, करंट ईयर में मैं परचेज ही नहीं करूंगा तो मेरा पैसा नहीं लगेगा। और इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इन्वेंट्री। अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए पिछले साल मेरा इन्वेंट्री 50,000 का था, पिछले साल मेरा इन्वेंट्री 50,000 का था, इस साल मेरा इन्वेंट्री 60,000 का हो गया,
तो इसका मतलब क्या है, जितना मैंने इस साल बेचा है वो तो मैंने खरीदा ही है, ऊपर से मेरा पुराना इन्वेंट्री और बढ़ गया, मतलब मैंने और 10,000 का इन्वेंट्री खरीद लिया और पैसा फंसाया। मतलब अगर मेरा इन्वेंट्री 50,000 से 60,000 का हो रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में मैंने जितना परचेज किया वो सारा बेच दिया। करंट ईयर में जितना परचेज किया सारा बेच दिया, है ना, सारा का सारा बेचा, उसके अलावा और 10,000 मैंने एक्स्ट्रा से परचेज किए, तभी तो 50,000 से इन्वेंट्री 60,000 पे हुआ है। लेकिन अगर वही इन्वेंट्री 50,000 से 40,000 पे हुआ है, तो मतलब क्या है, मैंने पुराना इन्वेंट्री भी यूज किया है ना, तो मतलब मैंने जितना इस साल मैंने इन्वेंट्री को बेचा है, जितना मैंने इस साल इन्वेंट्री को कंज्यूम किया है, उतना मैंने इस साल खरीदा ही नहीं, क्योंकि मैंने पुराना भी यूज किया होगा। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर इन्वेंट्री हमें चेक करना है। आप देखिए इन्वेंट्री हमारा 35,000 से हो गया कितना, 26,000। मतलब क्या हमने पुराना इन्वेंट्री भी 9,000 का यूज किया, यस, 35,000 से 26,000 हो गया इन्वेंट्री, यानी अपने पुराना इन्वेंट्री भी 9,000 का कंज्यूम किया, तभी तो पुराना इन्वेंट्री आपका कम हुआ। मतलब करंट ईयर में जो इन्वेंट्री आपका यूज हुआ, पूरा पूरा का पूरा आपने करंट ईयर में खरीदा नहीं है, पूरा का पूरा हमने करंट ईयर में नहीं खरीदा, कुछ हमने पुराना भी यूज किया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 2,20,000 पूरा का पूरा खरीदा। अगर मान लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री होता ही नहीं, तब तो मैं मान लेता हाँ इतना मैंने खरीदा है। लेकिन मेरा पुराना और इस साल का इन्वेंट्री से मैं डिफरेंस चेक कर पा रहा हूं कि मेरा पिछले साल 35,000 का इन्वेंट्री था, इस साल मेरा 26,000 का इन्वेंट्री है, चल रहा है ना, हाँ, इस साल मेरा 26,000 का इन्वेंट्री है, मतलब मैंने 9,000 का इन्वेंट्री पहले का यूज किया। तो यानी कहने का मतलब है, क्या मैंने 2,20,000 का इन्वेंट्री खरीदा कि नहीं, मैंने 9,000 तो पुराना यूज किया, तो मतलब मैंने 2,11,000 का तो इन्वेंट्री मैंने खरीदा होगा, यानी इसमें से -9,000 करोगे आप, तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली आपने 2,11,000 का ही क्या किया है, परचेज किया है। आपने 2,11,000 का ही परचेज किया, क्यों, क्योंकि 9,000 आपने पुराना इन्वेंट्री यूज किया, तब जाके 2,20,000 का आपका कॉस्ट ऑफ सेल हुआ है, यानी 2,11,000 ही आपका परचेज हुआ है। अब बात यहां पर ही आता है, परचेज हमने क्रेडिट परचेज भी तो क्या होगा या कैश परचेज भी तो क्या होगा। यहां पर ये स्टार देना ये बहुत ट्रिकी है, इस पे आपको ध्यान देना है ना। अब यहां पर दो बातें हो रही, एक बार थोड़ा सा दिक्कत आएगी, पर एक बार समझ जाओगे तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत जैसे मुझे सिंपल लगता है आपको भी सिंपल लगेगा। तो यहां पर 2,11,000 का हमारा क्या है, परचेस है ना, इतना हमने परचेस किया, पर जरूरी थोड़ी ना जितना परचेस किया उतना पेमेंट किया हो। तो ये तो मैं पता चलेगा ट्रेड पेबल से, ट्रेड पेबल से मैं पता चलेगा कि हमने परचेस किया तो पेमेंट कितना किया, है ना। अगर हमारा ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है तो मतलब हमने जितना परचेज किया उतना पेमेंट नहीं किया, तभी तो ट्रेड पेबल्स बढ़ रहा है। अगर हमारा ट्रेड पेबल्स घट रहा है तो मतलब हमने जितना परचेज किया इस साल वो तो पेमेंट किया, पुराना पेमेंट भी किया, तभी तो पुराना ट्रेड पेबल्स आपका घटा। तो अभी हम लेके चलूंगा मैं आपको ट्रेड पेबल्स पर। तो क्या मैंने ट्रेड पेबल्स को भी एडजस्ट कर दिया था, इसको काट के 36,000 कर दिया। तो आप यहां पर देखिए 60,000 का मेरा ट्रेड पेबल्स था और अब हो गया मेरा 36,000 का ट्रेड पेबल्स। तो मतलब करंट ईयर में जो परचेज किया उसका तो पूरा पेमेंट किया ही, साथ में पुराना पेमेंट भी किया है, तभी तो 60,000 से 36,000 हो गया मेरा ट्रेड पेबल्स। मेरा पुराना लाइबिलिटी कम होने का मतलब क्या है, इस साल तो मैंने सारा पेमेंट किया, पुराना हिसाब भी चुकता किया, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो बढ़ते रहता है ट्रेड पेबल्स, पुराना पैसा देते नहीं और माल खरीद लेते उधारी में। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इस साल जितना माल खरीदा पूरा का पूरा पेमेंट किया, ऊपर से पुराना पेमेंट भी किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ट्रेड पेबल्स हमारा घटता नहीं। तो पुराना पेमेंट हमने कितना किया, 60,000 से 36,000 हो गया, मतलब पुराना हमने 24,000 का पेमेंट किया पुराना। और इस साल का तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट करेंगे तभी तो पुराने की बात है, मतलब ये तो पूरा पेमेंट हुआ है 2,11,000, साथ में आपको पता है 24,000 अपने और पेमेंट कर दिया। यानी जो परचेज किया ये पूरा का पूरा मान लो कैश में हुआ, है ना, कैश पे कर दिया आपने, परचेज में पूरा का पूरा कैश पेड, और साथ में 24,000 प्रीवियस बैलेंस आपने पेड किया, प्रीवियस बैलेंस पेड, यानी अल्टीमेटली आपने पे कितना किया, 2,11,000 करंट परचेस का पेमेंट किया, 24,000 पुराना पेमेंट किया, यानी अल्टीमेटली आउटफ्लो कितने का हुआ, 2,35,000 का आउटफ्लो हुआ हमारा अल्टीमेटली। ये मुझे समझ में आया। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट में ही आपको ध्यान देना है, एक तो रेवेन्यू और एक कॉस्ट ऑफ सेल। ये दोनों को अगर आप समझ जाओगे तो कैश फ्लो आपके लिए इजी बन जाएगा। रेवेन्यू में देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ हमें खेलना होता है, और हमें कॉस्ट ऑफ सेल में एक तो पहले इन्वेंट्री और दूसरा फिर हमें ट्रेड पेबल्स के साथ खेलना होता है। मैं फिर से आपको रेवेन्यू एक बार और समझाऊंगा, ये दोनों हालांकि ट्रिकी पॉइंट है तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में मैंने ये कहा कि आपका 3,80,000 का सेल हुआ है, पर क्या पता क्रेडिट या कैश सेल भी हुआ होगा। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे हम कहां पर,
हम जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हम 54,000 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पूरा जो हमने बिजनेस एक्वायर किया उसका भी कुछ हिस्सा है। तो हमने इससे पता किया कि 46,000 का हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी 50,000 मिलना था लोगों से पैसा पुराना। अब 46,000 लोगों से पुराना मिलना है, मतलब इस साल का तो पूरा पैसा मिला ही, पुराना पैसा भी आ गया 4,000, यानी इस साल का 3,80,000 तो आए, पुराना 4,000 भी आ गया, यानी ये आपका नया इनफ्लो है, न्यू सेल का पूरा इनफ्लो हुआ आपका। और ये आपका ओल्ड रिसीवेबल आपका रिसीव्ड हो गया, यहाँ पर ओल्ड रिसीवेबल आपका क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया यहाँ पर, यानी अल्टीमेटली 3,84,000 का हमारा क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ हमारा। ये मुझे समझ में आया यहाँ तक। तो क्या मुझे यहाँ तक ये समझ में आया? यस, मुझे ये समझ में आ गया। अब आगे मैं देखता हूँ, आगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात है, चलो ठीक है। अब मुझे बताइए क्या डेप्रीशिएशन का पेमेंट किसी को करते हो? हम डेप्रीशिएशन तो चार्ज करते हैं मशीनरी पे, डेप्रीशिएशन चार्ज करने पर मशीनरी कम होता है, पीएल कम होता है, कभी भी कैश कम नहीं होता है। तो इसका कैश से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम कभी पेमेंट नहीं करते डेप्रीशिएशन का। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं पता है, नॉन कैश आइटम कहते हैं, क्योंकि इसका आप कभी कैश में पेमेंट नहीं करते हो, ना कैश में रिसीट होता है ना कभी पेमेंट होता है, इसलिए नॉन कैश आइटम होता है, इसका कोई काम नहीं। अब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, अनलेस क्वेश्चन हमें कुछ कहे कि हमारा एक्स्ट्रा कुछ पेबल है, मतलब एक होता है ना अदर लाइबिलिटी, अगर कहे तो हम उससे कंपेयर करते हैं। पर यहां पर आप देख सकते हो लाइबिलिटी में जो ट्रेड पेबल्स बोला, एक इनकम टैक्स पेबल बोला, फिर लॉन्ग टर्म डेट है, यानी कोई अदर लाइबिलिटी का बात नहीं कर रहे। तो मतलब हम क्या समझ लेंगे पता है, जितना हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ ये फुल्ली पेड हुआ। अगर फुल्ली पेड नहीं होता तो नीचे लिखा हुआ रहता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेएबल, है ना, अदर एक्सपेंसेस पेएबल, अदर लाइबिलिटी, कुछ तो लिखा हुआ रहता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, मतलब जो खर्चा हुआ आपने पेमेंट कर दिया। चलिए ये मैंने समझ लिया। अब इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट भी डेफिनेटली आपने पेमेंट किया, पर हमने आगे क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि हम कैश फ्लो जो बनाते हैं वो हम 3 हेड में बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आपका लगा है, मतलब आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, और इंटरेस्ट पेमेंट कब करते हो, जब हमने पैसा किसी से उधार लिया, मतलब फाइनेंसिंग करा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये बाद में आएगा जो आएगा, मतलब पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की मैं बात करूंगा, फिर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करूंगा, फिर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करूंगा, ये ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो आप बताइए क्या रेवेन्यू हमारा डे टू डे ऑपरेटिंग है? यस। कॉस्ट ऑफ सेल क्या हमारा डे टू डे ऑपरेटिंग है? यस। और ग्रॉस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन का तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वर्ड में लिख दिया ऑपरेटिंग, तो ये डे टू डे हमारा खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारा आएगा, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन भी हमें देखना है। तो यहां पर अब मैं क्या करना चाहता हूं आपको पता है, मैं यहां पर एक काम करना चाहता हूं आपके लिए। चलो मैं यहां पर बनाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो तरीका समझा रहा हूं आप समझिए उसको। आपको सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहां पर पहले मैं बना रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले हमें ये लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे रेवेन्यू से कैश जो आया है ना, तो नया पुराना मिला के 3,84,000 हमारा आया, नया पुराना मिला के 3,84,000 आया, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो नया पुराना मिला के, नया पुराना मिला के आपका आउटफ्लो कितना हुआ, 2,35,000 हुआ। तो ये हमारे कैश की बात हो रही है हमारे यहाँ पर, है ना, 2,35,000 हुआ। तो यहां पर इससे हम ये चलो और ले लेते, और भी क्या है देख लेते। और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 56,000 का, ये भी माइनस हो जाएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पर सब में लिख देना रेवेन्यू रिसीव्ड लिख देना यहाँ पर, क्योंकि कैश की बात हो रही है ना, कॉस्ट ऑफ सेल पेड, है ना, पेड रिसीव्ड ऐसे लिख देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 56,000 हमारा ये हमने पे किया। अब हमारा यहाँ पर हम देख लेते हैं, चलो टैक्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। टैक्स क्या हम एक्रूअल वाला लेंगे कि टैक्स रियल में जो पेमेंट हुआ वो लेंगे? जो रियल में पेमेंट या रिसिट हुआ है, रिसिट तो कभी टैक्स होता ही नहीं है, पेमेंट ही होता है। तो टैक्स पेड हमारा रियल में क्या हुआ हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अभी आएगा नहीं। अब बचा कि यहाँ पर आपका बचा हमारा ये टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन आपको यहाँ पर 15,000 दिख रहा है, पर ये थोड़ी ना बोला टैक्सेशन पेड हुआ है नहीं हुआ, वो तो हमें पता चलेगा बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे, तो बैलेंस शीट में जब मैं चेक करा तो मुझे दिखा कि पहले लाइबिलिटी था टैक्स का 11,000 और अब टैक्स का लाइबिलिटी 12,000, यानी देखा जाए तो पुराना पैसा तो दिया ही नहीं हमने,
पुराना टैक्स का लाइबिलिटी हमारा 11,000 का था, अब हमारा 12,000 का लाइबिलिटी हो गया, मतलब पुराना पैसा तो हमने दिया ही नहीं, ऊपर से इस साल भी 1,000 का उधार कर दिया। लेकिन आपको मुझसे पहले 11,000 मिलना था, अब आपको मुझसे 12,000 मिलना है, मतलब मैंने आपको पुराना पैसा तो दिया ही नहीं, ऊपर से मैंने और 1,000 का उधार रख दिया और 1,000 का लाइबिलिटी रख दिया। मतलब क्या कि ये जो 15,000 का जो मेरा उधार था ना लाइबिलिटी, वो मैंने पूरा नहीं चुका है, उसमें 1,000 मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं सोचिए ना, अगर मैं 15,000 की जगह 14,000 चुकाऊंगा तो आपको और 1,000 मुझे मिलना है, और पहले का तो 11,000 मिलना ही है, तो 12,000 हो गया। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है कि आप देखिए पहले का 11,000 मिला था और मैंने 15 की जगह आपको 14 दिया, तो आपको और 1,000 मिला, इसलिए आपका क्यूमुलेटिव 12,000 हो गया। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि हमने पेमेंट 15,000 नहीं किया, हमने पेमेंट 14,000 किया। अगर वही यहाँ पर ये 11,000 और 10,000 होता तो मतलब क्या, अभी का तो पेमेंट किया, पुराना भी 1,000 पेमेंट किया, तब हम 15,000 की जगह 16,000 ले लेते। सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, सब कुछ आएगा आपका। तो 14,000 रियलिटी में आपने टैक्स पे किया, 14,000 हमने रियलिटी में टैक्स पे किया। तो अब हम देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 3,84,000, 2,35,000, 335 आता है, 45, 75, 85, यानी 1,49,000 आएगा, 1,49,56,000 यानी 93,000, 83,000, 79,000 आ रहा है। तो ये आ गया हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, ये आ गया 79,000। अब हम बात करेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर नीचे हम बात कर लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या यहाँ पर मुझे तो कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नजर नहीं आ रहा है, क्या हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ हमने पेमेंट किया, नहीं नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हाँ, मुझे एक चीज नजर आ रहा है, मुझे क्या नजर आ रहा है पता है, मैंने बी लिमिटेड को एक्वायर किया था और उनको 74,000 कैश में दिया था। 74,000 देखिए ना, रुपीज 74,000 कैश में दिया, बी लिमिटेड को एक्वायर किया। तो बी लिमिटेड को एक्वायर करना, एक बिजनेस को एक्वायर करना, क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं है? यस, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। 74,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, पर रुक जाओ, यहां पर आपने जब बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो बी लिमिटेड के से कैश भी तो आया 2,000 का। बी लिमिटेड का जब सारा एसेट्स आया तो एसेट्स के साथ तिजोरी भी है, उसमें 2,000 रुपीज कैश भी था। तो मतलब देखा जाए तो हमने 74,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हुआ, 2,000 तो लौट के हमारे पास आ गया ना, बिजनेस के साथ, जो बिजनेस हमने एक्वायर किया। तो अल्टीमेटली हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 72,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश का आना जाना ही तो आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हमने कैश दिया है 74,000, साफ साफ बोला है, और साथ में हमारा 2,000 आया भी है। तो अल्टीमेटली हमने कैश दिया कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, 72,000 दिया है ना। यहां पर मैं लिखूंगा बिजनेस एक्वायर्ड एंड कैश पेड, 74,000 माइनस 2,000 हो जाएगा, यानी 72,000 हमारा क्या होगा, माइनस पे चला जाएगा, है ना, माइनस पे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यही आपका क्या होगा, यही हमारा, देखिए एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं नीचे क्या लिखूंगा पता है, मैं नीचे लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम, मैं नीचे लिखूंगा देयरफॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना हुआ, -72,000 है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपका पैसा आया नहीं, उल्टा गया है 72,000 का, ये मुझे दिखा। तो मुझे दिखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मेरा 79,000 आया है, इनफ्लो है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मेरा 72,000 गया है हमारा, है ना, ये हमने समझा है यहाँ पर। और अगर हम चाहे तो हम एक और काम कर सकते हैं, इसको है ना, इसको एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैं चाहूँ तो इसको है ना यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, ज़्यादा प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, है ना, तो मुझे आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। और इसको भी मुझे क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। चलिए, तो यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है, और इसको थोड़ा सा अंदर डाल लेते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा सा अंदर डाल लेते हैं। चलिए, अभी बराबर है, तो हमने यहाँ तक किया। अब आगे हम बात करेंगे क्या, आगे हम बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ हुआ क्या, है ना। तो आपको याद है इंटरेस्ट कॉस्ट वाला जो था, याद है एक ही तो था इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा,
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट का कैश आउटफ्लो हुआ, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारा लगा है और हमने यहाँ पर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी तो दिख नहीं रहा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या कहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेएबल, तो मतलब हमने पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट कॉस्ट का, है ना। तो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने पेमेंट कर दिया 4000 और ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा इंटरेस्ट पेड, कितना 4000 हमारा चला जाएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सिर्फ एक ही है 4000, ये भी माइनस पे, ये भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो आप ये बताओ हमें इससे पता चलेगा कि नेट कैश आउटफ्लो या नेट कैश इनफ्लो क्या हुआ। तो आप देखिए 79,000 इनफ्लो हुआ ऑपरेटिंग से और इन्वेस्टिंग से 72,000 का आउटफ्लो हुआ, यानी नेट 7,000 और माइनस 4,000 तो नेट 3,000 आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, देयरफॉर नेट कैश इनफ्लो हुआ फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे लिख देना फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैं यहाँ पर ऑल लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। ये मेरा आ रहा है 3,000, ठीक है 3,000 है। और अब मुझे पता चला 3,000 मेरा ये क्या हुआ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 79,000 ऑपरेटिंग से आया, 72,000 इन्वेस्टिंग से गया तो 7,000 नेट है, फिर 4,000 फाइनेंसिंग से गया तो नेट 3,000 है। अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं अगर जोड़ दूंगा ओपनिंग कैश फ्लो, सॉरी ओपनिंग कैश बैलेंस, अगर मैं इस पे ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ दूं तो मेरा क्लोजिंग आ जाएगा ना। तो मतलब मेरा कहना है कि जो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस था और उसमें ड्यूरिंग द ईयर आपका क्या इनफ्लो आया, तब इन दोनों को जोड़ने पर तो आपका क्लोजिंग आता है, यानी ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर तो क्लोजिंग। तो आपको ये जानना है कि ओपनिंग कितना है यहाँ पर, जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ओपनिंग। तो आप देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 2001 वाला ओपनिंग होगा, 2002 वाला डेफिनेटली क्लोजिंग होगा। तो 2001 वाला कितना 5,000 है, 5,000 है। तो बताइए ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर करेंगे तो क्लोजिंग आएगा ना। तो देयर फॉर क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा, 8,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। और ये तो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस था यहाँ पर 8,000, आप देख सकते हो ये रहा 8,000 हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन चुका है। अब मैं आपको एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा ताकि मैं आपको क्लैरिटी भरपूर तरीके से दे सकूं। आपको बाई चांस बाद में एग्जाम में ये डाउट आ सकता है, फिर अभी आपको डाउट आ सकता है कि सर देखिए ना लॉन्ग टर्म डेट आपका 64,000 था और अभी यहाँ पर 1 लाख है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड पेबल्स में हम देखेंगे कि बिजनेस एक्वायर करने पर भी कुछ आपका ऐसा सिचुएशन हुआ है क्या, वो तो हम चेक करेंगे ना। तो हमें ये देखना है कि क्या हमें बिजनेस एक्वायर करने पर डेट भी मिला। यस देखिए 36,000 का हमें डेट भी मिला, 36,000 का डेट भी मिला। तो देखा जाए तो ये रियलिटी में 1 लाख का नहीं है, इसमें 36,000 का डेट आपने एक्वायर किया बिजनेस से। तो 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 64,000 ही आएगा। तो देखिए ना यहाँ पे 64,000, यहाँ पे 64,000, हमारे डेट में कोई चेंजेस नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं। अगर चेंजेस होता तो इफेक्ट आता, अगर मान लीजिए डेट में चेंजेस होता तो हम बोलते अच्छा हमने डेट से पैसा रेज किया, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपका पैसा आया होगा। अगर मान लीजिए 64,000 की जगह ये 70,000 होता तो हम क्या मानते हैं, हमने 6,000 रेज किया फंड डेट के थ्रू, तो हमारा कैश इनफ्लो होता फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर मान लीजिए ये 60,000 होता, मान लीजिए 60,000 होता तो हम कहते हैं हमने 4,000 चुका दिया, तो कैश आउटफ्लो होता फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑब्वियसली बात है पहले फाइनेंसिंग क्या उसी को तो चुका रहे, रिपेबल करे, तो ये हो सकता था। पर जबकि यहाँ पर 64 ही हो रहा है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी 35,000 है और 90,000 है, तो यहाँ पर भी देखिए फर्क है 55,000 का। तो आपको लगेगा क्या सर हमने इक्विटी साइड से फंड रेज किया, मैं बता दूं जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आपका ये तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया बोल के ये सबको चेंज किया, अदरवाइज रियलिटी में तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 55,000 नहीं। अरे कैश फ्लो बनाने की वजह से हमने बहुत सारा चेंजेस किया, रियलिटी में तो प्रॉफिट 55,000 का ही ना आफ्टर टैक्स, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो इक्विटी को बढ़ाता है, रिटेन अर्निंग्स तो इक्विटी का हिस्सा होता है। तो आप देखिए 35,000 जो आपका ओपनिंग था 2001 का, इसमें अगर आप ये 55,000 का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 90,000 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कोई आपका शेयर से पैसा रेज नहीं किया, आपका 35,000 था पहले इक्विटी फंड और 55,000 ड्यूरिंग द ईयर कमाया हुआ प्रॉफिट है तो आपका 90,000 हुआ। मतलब यहाँ पर भी कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, इसका खेल नहीं है, बस इतना ही यहाँ पर मुझे आपको समझाना है। तो चलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट तरीके से समझाने का कोशिश किया। अब मैं वापस से आपको क्या करूंगा, मैं वापस से आपको एक बार जस्ट गो थ्रू कराऊंगा, फिर से एक बार फाइनल टच देते हैं हमने जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ में। रेवेन्यू में मैंने क्या कहा कि आपको चेक करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स के साथ। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आपका बड़ा है, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आपका बढ़ गया है तो मतलब क्या हुआ इसका कि आपका आपका नया पैसा भी फंसा है।
मतलब पुराना पैसा तो आया ही नहीं, ऊपर से नया पैसा फंसा है, मतलब पुराना पैसा मिला नहीं, नया भी अपने क्रेडिट में सेल किया, तो मतलब आपका जितना रेवेन्यू होगा उससे कम ही आपके पास पैसा आया होगा, क्योंकि आपने नया पैसा और फंसा दिया। पर ट्रेड रिसीवेबल्स घटने का मतलब करंट ईयर का तो पूरा पैसा आ गया, पुराना पैसा भी आ गया, तो यही यहां पर हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल्स घटा था, आप देख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल्स आपका घट गया था, कहां से कहां गया, 50 से 46 हुआ। और ये ध्यान में रखना, वो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से जो आपका इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह बढ़ रहा है, उससे आप हटाओगे, उसे नेट करके फिर कंपेयर करोगे, नहीं तो गलती हो जाएगा आपका, क्योंकि वो तो बिजनेस की वजह से आया आपका, वो कोई आपका मूवमेंट की वजह से नहीं हुआ है ना, बिजनेस की वजह से हुआ, तो उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो 46,000 यानी 4,000 हमारा पुराना पैसा आया है, ट्रेड रिसीवेबल्स घटा है, तो हमने 4,000 यहां पर इंक्लूड किया। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में दो ट्विस्ट था, एक तो इन्वेंट्री वाला और दूसरा ट्रेड पेबल वाला। तो पहले मैं इन्वेंट्री वाला समझाने की कोशिश करो, पहले मैं ये समझा रहा हूं कि जितना का हमने माल बेचा, जरूरी थोड़ी ना हमने उतना खरीदा, पहले तो ये पता करो कितना खरीदा। अगर आपने पुराना इन्वेंट्री को यूज किया है तो मतलब आपने कम खरीदा है, और अगर आपका पुराना इन्वेंट्री से और इन्वेंट्री बढ़ रहा है, मतलब आपने और ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में फंसा दिया। तो हमने यहां पर क्या देखा कि इन्वेंट्री जो हमारा है वो 35,000 से 26,000 हुआ, काटने के बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला इफेक्ट देने के बाद, यानी 9,000 हमने पुराना इन्वेंट्री यूज किया। तो आपने जो 2,20,000 का माल बेचा, उसमें 9,000 तो अपने पुराना इन्वेंट्री यूज किया, मतलब आपने परचेज तो 2,11,000 का किया। परचेस आपने कितने का किया, 2,11,000 का। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको फॉर्मूला आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप फॉर्मूला भी लगा दोगे, ओपनिंग परचेस क्लोजिंग वगैरह के साथ में, वो आपका मर्जी, मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा, फॉर्मूला तो बुक देख के भी रट लोगे, मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो कहीं पर एक बुक ले लो, फिर मेरा वीडियो देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर आपको ज्ञान ना मिले, समझ में नहीं आए तो इसलिए मैं रिपीट करूंगा, मैं तो आपको समझाऊंगा, फॉर्मूला आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, किसी से भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, फॉर्मूला से मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो, वो तो बुक में लिखा हुआ है, आप उसी से देख लेना, याद हो जाएगा, बात खत्म, है ना। तब तो फिर वीडियो देखना ही नहीं है, सीधा याद कर लो, बात खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि 2,20,000 का आपने गुड्स बेचा है, इतने का गुड्स आपने बेचा है, लेकिन इतना खरीदा है जरूरी नहीं है। अगर आपने पुराना इन्वेंट्री यूज किया तो मतलब इतना नहीं खरीदा, तो हमें पता चला हमने 9,000 तो पुराना इन्वेंट्री को कंज्यूम किया, तो मतलब हमने 2,11,000 ही खरीदा है। और अगर हमने 2,11,000 का खरीदा है, तो क्या हमने पूरा पेमेंट किया है कि कम पेमेंट किया, तो ये तो पता चलेगा ट्रेड पेबल से। तो इन्वेंट्री के बाद आ गया ट्रेड पेबल, तो पता चला ट्रेड पेबल 60,000 से 36,000 हो रहा है, मतलब करंट का तो पूरा पैसा दिया, पुराना पैसा भी दिया हमने, तो पुराना भी 24,000 दिया, तो यानी 2,11,000 नया परचेज का पैसा दिया, और पुराना परचेज का भी पैसा दिया हमने 24,000, यानी 2,35,000 हमने पैसा दिया। तो इससे ये दोनों में ट्विस्ट था और कुछ नहीं था। फिर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे कुछ बोला नहीं, तो मतलब मान लेंगे पूरा का पूरा हमने पेमेंट किया है, इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, और टैक्सेशन, टैक्सेशन आपका 15,000 दिख रहा है, पर हमारा पुराना टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा है 1,000 से, मतलब हमने पूरा पेमेंट नहीं किया, हमने 15 की जगह 14,000 पेमेंट किया, तभी तो 1,000 से लाइबिलिटी बढ़ा आपका, तो 14,000 आपका टैक्स पेड में आएगा, और ऐसे करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया। फिर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखा, बिजनेस एक्वायर किया, 74,000 दिया, तो बदले में 2,000 कैश आ भी तो गया, तो नेट 72,000 का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हुआ, और 4,000 का जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आपने पे किया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करके हमने कैश इनफ्लोस या आउटफ्लो जो भी ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज निकाला, ओपनिंग के साथ में जोड़ा, तो क्लोजिंग आ गया, बस बात खत्म, यहाँ पर इतना ही था। तो ये मैंने जो आपको कराया, मैंने आपको कोशिश किया डायरेक्ट मेथड से कराने का, एंड इनडायरेक्ट मेथड मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत है, अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा यहाँ पर, है ना। अब चलो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। किसी को अगर इनडायरेक्ट मेथड भी समझना है तो वो अभी मेरे साथ दे, अदरवाइज आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं रब कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऐसे भी वहाँ पर लिखा है ना, तो मैं रब कर रहा हूँ इसे। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के थ्रू कैश में पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सब का जरूरत नहीं है यहाँ पर, चलो ये तो समझाया हुआ, बस इसको मैं काट दे रहा हूँ, और ये 46,000 हमारा रहेगा, ये भी कट के रहेगा, इसका जरूरत नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मैंने आपको समझा ही दिया, एंड यहाँ पर भी ये सब मैं हटा रहा हूँ, इसका भी जरूरत नहीं है। चलिए ये सब हटा रहे हैं। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कितना है, 55,000 है। तो ये प्रॉफिट जो है
अगर मान लो आपने सारा कैश सेल किया होता, सारा कैश परचेज किया होता, और अगर मान लो आपने कोई डेप्रिसिएशन वगैरह आपका नहीं होता है ना, और जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ आपने कैश में किया होता, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता ना वही आपका कैश इनफ्लो होता। सिंपल सी बात है, सब कुछ कैश में आप काम करते हैं तो जो प्रॉफिट आता वो आपका कैश ही होता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम कहेंगे कि पेट हमारा 55,000 है, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या आपका कैश का आइटम है जो इसमें एडलेस हुआ है जिसको हमें ठीक करना है। तो हम उल्टा जाएंगे, तो हम यहाँ पर उल्टा जाने के लिए मैं कहूंगा सबसे पहले टैक्सेशन की बात करूंगा। टैक्सेशन की बात में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टैक्सेशन को जोड़ दूंगा इसमें, मतलब मैं पेट से हमेशा पीबीटी में जाऊंगा, क्योंकि टैक्स तो आप ऐसे भी लास्ट में करते हो एडजस्ट। तो मैंने टैक्स को जोड़ दिया पर पूरा 15,000, तो मैं पीबीटी में पहुंच रहा हूं। मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा कर सकते हो, आप सीधा पीबीटी से शुरुआत करो, आप टैक्स को एक बार भूल जाओ, टैक्स को आप इग्नोर करो, आप 55,000 को कंसिडर ही मत करो, आप सीधा 70,000 को कंसिडर करो, दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 70,000 है, मतलब इसमें टैक्स का कुछ अभी रूल हमने डाला नहीं, हमने सीधा पीबीटी लिया। अब ये पीबीटी जो हमने लिया, अब इसमें हम कहेंगे कि इंटरेस्ट कॉस्ट आपने भले ही पेमेंट किए, पर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं, ये हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो ये आपने जो खर्चा पहले लेस किया, अब अभी ऐड कर दो, आप अभी इसमें ऐड कर दो। बाद में आप क्या करना, बाद में आप इसे, क्योंकि हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना चाहते हैं, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने के लिए इंटरेस्ट को हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसे लेस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ऐड कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसे लेस करेंगे, है ना, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का निकालना चाहते हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसे भी आपका लेस होना है, तो लेस हुआ रहेगा, हम इसे एड बैक नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन लेस हुआ है तो हमें एड बैक करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेस हुआ तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, 30,000 हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, अभी 1,04,000 हमारा आ गया। अब आगे आगे अगर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल और रेवेन्यू की, तो मैंने जैसे आपको समझा दिया था ऑलरेडी, रेवेन्यू में हमें देखना होता है कि ट्रेड रिसीवर्स का क्या इंपैक्ट है, वो सारा चीज हमें देखना होता है। तो आप यहाँ पर 3,80,000 मान रहे हो, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या रियल में 3,80,000 आपका रिसीट हुआ कि ज्यादा हुआ, तो उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां पर आप देखो, हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000 था आपका, ट्रेड रिसीवेबल जो आपका 50,000 था वो कितना हो गया, 46,000 हो गया, मतलब आपका 4,000 रुपीज पुराना पैसा भी आया है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 3,80,000 तो आई जो हमने दिखाया है, प्लस 4,000 एक्स्ट्रा और आया आपका पैसा, तो 4,000 और आया, तो खुशियां मनाओ और इनफ्लो ऐड करो यहाँ पर। ये कैश एक्स्ट्रा कैश है आपका, है ना, ये एक्स्ट्रा इनफ्लो है, एक्स्ट्रा कैश आया आपका, प्लस होगा माइनस क्यों होगा, पैसा आया है, मतलब हमने तो 380 दिखाया पैसा आया, पर और पैसा आया, तो और पैसा मतलब 4,000 ही है। हालांकि ये प्रॉफिट का हिस्सा क्यों नहीं बना, क्योंकि पिछले साल का पैसा था, है ना, इसलिए प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बना, मतलब ये एडिशनल कैश आया, एडिशनल कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स, यानी पुराना पैसा मिला, है ना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, ट्रेड रिसीवर्स का मैंने हिसाब कर दिया। अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल की बात करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल में मैं दो बातें करूंगा, एक तो मैं इन्वेंट्री की बातें करूंगा, और दूसरा मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा ट्रेड पेबल्स की। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, 2,20,000 का मेरा जो ये कॉस्ट ऑफ सेल है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि इन्वेंट्री में मेरा क्या बदलाव हुआ है। इन्वेंट्री में मेरा बदलाव आया कितने का, 35,000 से 26,000 हुआ, मतलब 9,000 का मेरा इन्वेंट्री में बदलाव आया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 2,20,000 का तो मैंने देखा जाए तो खरीदा ही नहीं है, 2,20,000 का तो मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री मैंने पुराना 9,000 का यूज किया, है ना, तो मतलब मेरा खर्चा उतना लगा ही नहीं, मेरा 2,20,000 तो खर्चा लगा ही नहीं, मेरा कैश पेमेंट तो इतना होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना परचेज नहीं किया, मैंने 9,000 तो कम परचेज किया, पुराना यूज कर लिया, तो खुशियां मनाओ, कैश कम लगा आपका, तो कैश कम लगा, यानी कैश आपका 9,000 से बढ़ जाना चाहिए इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री ओल्ड वाला यूज किया आपने, ओल्ड यूज, है ना, ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मतलब 9,000 आपका ऐड होना चाहिए, सिंपल सी बात है यहाँ पर, है ना, या फिर आप डायरेक्टली नेट करके भी आप वो ले सकते थे, चल जाता, पर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए इंडिविजुअली जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री यहाँ पर ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पुराना इन्वेंट्री यूज कर लिया। अगर आपने पुराना यूज नहीं किया होता और आपका उल्टा इन्वेंट्री साल बढ़ जाता, मतलब आपने और खरीदा, तो आपका और इन्वेंट्री का पैसा माइनस हो जाता, मतलब हमने पैसा फंसाया नहीं, हमने उल्टा पुराना इन्वेंट्री यूज करके पैसा उल्टा हमने सेव किया, तो हमारा 9,000 का पैसा हमारा सेव हुआ है, क्योंकि 2,20,000 का हमने परचेज ही नहीं किया, तो हम क्यों 2,20,000 का कैश आउटफ्लो दिखाएंगे, हमने तो 9,000 पुराना इन्वेंट्री यूज किया, तो हमें कैश आउटफ्लो उतना दिखाना ही नहीं है, तो मैंने 9,000 एड बैक कर दिया, ये कर दिया। फिर आगे हम देखेंगे, आगे अब देखो 2,11,000 जो है, 2,11,000 अब आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 2,20,000 प्लस ये 9,000 करने पर, प्लस मतलब ये 9,000 इसमें से घटेगा तभी तो मैंने प्लस किया, यानी 2,11,000 आपका क्या है, परचेज है, 2,11,000 का परचेज है। अब हमारा ट्रेड पेबल्स में क्या हाल हुआ है, ट्रेड पेबल्स आपका 60 से 36,000 हुआ,
ट्रेड पेबल्स आपका 60 से 36,000 हुआ, मतलब 24,000 अपने पुराना पैसा भी दे दिया, तो पैसा और गया। इस साल का तो पैसा गया ही, 24,000 पैसा और गया आपका, तो 24,000 आपका माइनस हो जाएगा। आप इन तीनों को समझने के लिए, अगर आपको ये मैंने जो अभी बताया अगर ये क्रिटिकल लग रहा है, तो आप इसको तीनों को सिंपलेस्ट तरीके से भी समझ सकते हो। आप कैसे समझ सकते हो, आप ये देखिए, एक एक करके बता रहा हूं। ट्रेड रिसीबल्स 50 से 46 हुआ, ट्रेड रिसीबल्स 50 से 46 हुआ, मतलब पैसा आया है पुराना, है ना। 50 से 46 हुआ मतलब पुराना पैसा 4,000 आया है, मतलब प्लस, है ना, मतलब प्लस। इन्वेंट्री देखेंगे, इन्वेंट्री आपका देखिए 35 से 26,000 हुआ है, अगर 35 से 50,000 होता मतलब हमने इन्वेंट्री में और पैसा फंसा है, मतलब और पैसा गया। अगर इन्वेंट्री 35 से 26,000 हुआ मतलब पैसा कम लगा, है ना, तो हमारा पैसा कम लगा मतलब सेविंग हुआ, पैसा कम लगा मतलब सेविंग हुआ, तो आपका फिर से ये प्लस हो गया। और अगर मैं ट्रेड पेबल्स का इंडिविजुअली बात करूं, तो ट्रेड पेबल्स 60,000 से 36,000 हुआ, मतलब हमने पुराना पैसा और चुकाया, इस साल का तो चुकाया, 60 से 36,000 हुआ, मतलब 24,000 का ओल्ड लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज का, मतलब पैसा गया, तो मतलब ये क्या होगा, माइनस पे आएगा, ये आपका माइनस पे आ जाएगा, बात खत्म। तो ये करने पर हमारा अब कितना आ रहा है, 1,08,000, 1,17,000 और -24,000 यानी 93,000 आ रहा है। ये 93,000 आया हमारा। अब ये 93,000, अब इसमें हम टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे। हमने टैक्स रियल में कितना पेमेंट किया, हमने क्या 15,000 पेमेंट किया, मैंने पिछले उसमें भी समझाया था आपको, मैंने 15 तो पेमेंट किया नहीं, मैंने 14 पेमेंट किए, तो 14 ही मेरा यहाँ पर टैक्स का माइनस होगा, यानी 89 83 और 79,000। क्या 79,000 पहले आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये सी तो आया था। तो मैंने आपको इनडायरेक्ट, बाकी सारा सेम है, ये करने के बाद बाकी सारा जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वो सेम ही रहेगा। यानी यहां पर आपने 79,000 निकाला, फिर ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा सेम ही रहेगा आपका इनडायरेक्ट मेथड में भी। यानी इनडायरेक्ट मेथड में कुछ अगर होता है तो यही बदलता है, यहां पर मैंने डायरेक्ट मेथड किया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया यहां पर इनडायरेक्ट मेथड भी। मैं फिर से आपके साथ रिपीट करूंगा वन लास्ट टाइम इनडायरेक्ट मेथड, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं पीबीटी से शुरुआत करूंगा, पैट से नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स लास्ट में हम देखेंगे। पीबीटी मेरा 70,000 है, इसमें मैंने इंटरेस्ट एडबैक इसलिए किया क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बाद में लेस होगा, डेप्रिसिएशन तो कभी खर्चा है नहीं, तो एडबैक होगा। फिर उसके बाद में तीन मुद्दा आता है, ट्रेड रिसीबल्स, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल। पहले इजी इजी वाला समझ लो, ट्रेड रिसीबल्स और ट्रेड पेबल। अगर ट्रेड रिसीबल्स घटा है मतलब पैसे पुराने आए हैं, मतलब प्लस, मतलब प्लस। अगर ट्रेड रिसीबल्स बढ़ा है मतलब पुराने पैसे तो आए नहीं और नए पैसे ब्लॉक हो गए, तो मतलब माइनस, है ना। ट्रेड रिसीबल्स घटा मतलब देखो, ट्रेड रिसीबल्स अगर डिक्रीज हुआ तो आपको प्लस करना चाहिए, मतलब पुराने पैसे आए। अगर ट्रेड रिसीबल्स इंक्रीज हुआ मतलब पुराने पैसे तो आए ही नहीं, उल्टा नया भी फंस गया, तो जितना नया फंसा उतना हमारा कैश आया नहीं, मतलब माइनस होगा। हमने तो रेवेन्यू पूरा दिखा दिया पर उतने पैसे तो आए नहीं, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा, जो भी आपका डिफरेंस है ना। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ट्रेड रिसीबल्स आपका देख सकते हो आप, ट्रेड रिसीबल्स 50 से 46,000 हुआ, मतलब 4,000 घटा, तो 4,000 आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बात खत्म। चलिए, तो 4,000 हमने क्या किया, ये नहीं, ये वाला नहीं है, हम ना हमारे ये रहा 4,000 हमने प्लस किया था। चलिए समझ में। अब मैं ट्रेड पेबल्स की बात करूंगा। ट्रेड पेबल्स देखिए 60 से 36,000 होना मतलब ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी होता है हमारा। हमने पेबल्स अगर कम होना मतलब हमने पैसे दिए, 24,000 पैसे हमने दिए, तो 24,000 अगर हमने पैसे दिए तो हमारा माइनस होगा। तो आप ये समझना, ट्रेड रिसीबल्स का उल्टा ही होता है। तो यहां पर अगर मैं ट्रेड पेबल्स में लिखूंगा, तो मैं ट्रेड पेबल्स में पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिक्रीज होने का मतलब माइनस। क्यों डिक्रीज होने का मतलब माइनस, अब इसका उल्टा भी लिख सकते हो, यहाँ पर डिक्रीज में प्लस, यहाँ डिक्रीज में माइनस। क्यों डिक्रीज में माइनस, क्योंकि डिक्रीज करने का मतलब हमने पैसे चुकाए हैं, तो हमारा पैसा जाएगा, तो माइनस होगा। और ट्रेड पेबल्स इंक्रीज होने का मतलब प्लस, है ना। इंक्रीज होने का मतलब पुराने पैसे तो दिए, नए भी फंसा दिए, तो हमारा कैश कम गया, कैश सेविंग हुआ, तो कैश में प्लस हो जाएगा। ये तो हमने समझ लिया। अब अगर मैं बात करूंगा लास्ट एक इन्वेंट्री की, ये भी यही बात कर ले क्या, चलो यहाँ पर ही बात करेंगे, यहाँ पर ही इन्वेंट्री की बात करेंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज और इन्वेंट्री इंक्रीज। देखिए, इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब क्या, पुराना इन्वेंट्री यूज किया आपने, खुशी की बात है, पुराना इन्वेंट्री यूज किया, नया खरीदना नहीं पड़ा, तो पुराना इन्वेंट्री यूज किया, खुशी की बात है, तो आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, है ना।
और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने जितना चाहिए था इस साल उतना तो परचेज किया, उल्टा पुराना से और ज्यादा इन्वेंट्री हो गया, मतलब हमने एडिशनल परचेज किया तो एडिशनल पैसा ब्लॉक हुआ, मतलब आपको और पैसा आपका लगा तो मतलब माइनस होगा। तो ये मैंने 3 तरीका आपको समझाया। अगर आपको समझ में आ गया मेरा कंसेप्ट तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगर नहीं आया तो आप ये देख लेना, आप ये लिख लो, आपकी मर्जी। पर कंसेप्चुअली जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आएगा तो ज्यादा मजा आएगा, मैं ज्यादा मजा आएगा। और जो मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको समझाया था ना, एक ही साथ करके हमने जो निकाला था, उसकी तो बात ही नहीं है, वो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है अब हमने क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। हाँ, मैंने इनडायरेक्ट मेथड आधा में छोड़ा क्योंकि बाकी का सारा सेम है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप चाहोगे कि मैं प्रेजेंट क्यों चाहोगे सी फाइनल में आप हो, तो जरूरत नहीं है, आप इसी से खुद ही प्रेजेंट कर लोगे। आप ये देख लो, इसी से खुद ही प्रेजेंट कर लेना, बस बात खत्म। बस नाम ही तो लिखना है, बाकी सारा चीज मैंने लिखवा दिया। बस ये वाला आपका जो है ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये आपका इन्वेंट्री था, ये आपका क्या था, पेबल्स था। पेबल्स हमारा माइनस हो रहा था, है ना, माइनस पे जा रहा था, अल्टीमेटली टैक्स हमने माइनस किया। तो चलिए, उम्मीद है क्लियर हो चुका क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है वो भी करेंगे।